बच्चों, अभी तक हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जो नॉन आइडियल होते हैं उसमें दो केसेस बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन इज मोर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। राइट गाइस? मतलब पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? पी टोटल इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? पहले मैं उनकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा। दीज आर बाइनरी मिक्सचर्स। दीज आर बाइनरी मिक्सचर मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट दैट हैव सेम कॉम्पोजिशन in liquid and vapor phase. In liquid and vapor phase. And boil at constant temperature. And can distill unchanged in composition. Are known as azeotropic mixtures, or we can call them azeotropes. Okay? They boil at a constant temperature बच्चों। अच्छा, एक और चीज मैंने कहा, ऐसे समझो, ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। तुम्हारा तुमने हीट करा सॉल्यूशन को, ए और बी वाला दोनों ही वोलेटाइल है, और अभी मैं मान कर रहा हूं ए एंड बी आर इन इक्वल अमाउंट। जब तुमने बॉयल करा एंड अज्यूमिंग ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, मतलब पी नॉट ए इज मोर देन पी नॉट बी, वेपर फेज में किसकी कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी? ए की या बी की? ए की, इट इज मोर वोलेटाइल, हाँ है ना? और फिर हम क्या करते हैं, इन वेपर्स को, जो ए और बी के वेपर्स है, उनको हम दूसरी साइड में ले जाके कंडेंस कर देते हैं। मतलब जो वेपर्स है वो किस में चले गए? लिक्विड में। अब जो लिक्विड बना उसमें ए की कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी या बी की? ए की। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? मतलब आइडिया इज, जो लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन थी, वेपर फेज में वो कॉम्पोजिशन चेंज कर गई। समझ गए गाइस? पहले ए और बी बराबर अमाउंट में थे, ए वॉज मोर वोलेटाइल, तो वेपर फेज में ए ज्यादा होगा बी कम होगा। क्लियर है गाइस? और बाद में उन वेपर्स को हमने कंडेंस करा तो जो लिक्विड बना उसमें ए ज्यादा होगा बी कम होगा। और इसी तरीके से हम बार बार डिस्टिलेशन करने से हमारा क्या होता है, ए एंड बी गेट सेपरेटेड आउट। समझ गए गाइस? अब इनमें मैं कह रहा हूं दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल अनचेंज्ड इन कॉम्पोजिशन। मतलब जो लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन थी वही वेपर फेज में है। तो कैन एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन? भाई जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में थी हम चाह रहे हैं वेपर में जो ज्यादा वोलेटाइल है वो पहुंच जाए। यहां पे पता चल रहा है जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में थी वही वेपर फेज में आ गई। मतलब तुमने कंडेंस जब किया तो यू आर गेटिंग द सेम सॉल्यूशन जो तुम्हारा स्टार्टिंग में था। तो दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। एक बार एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया, it cannot be separated into its constituents by the process of distillation. Clear to everybody or not? Good. एक और चीज, अच्छा, सेम कॉम्बिनेशन लिक्विड एंड वेपर फेज समझ गए होगे, एक्स ए इक्वल टू वाई, एक्स बी इक्वल टू वाई। जो कॉम्बिनेशन लिक्विड फेज में वही कॉम्पोजिशन वेपर फेज में।
XaXb was composition in liquid phase, YYb was composition in vapor phase. हाँ या ना? याद है हम कैसे लिखते थे? पी डी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और वाई क्या होता था? पी ए बाई पी टोटल। वाई भी होता था पी बी बाई पी टोटल। क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? नहीं। दैट्स ग्रेट। एजियोट्रोप दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। एक और चीज याद रखो बच्चों, जो एजियोट्रोप है वो तुम्हारे आइडियल सॉल्यूशंस नहीं बनाते। आइडियल सॉल्यूशंस एजियोट्रोप नहीं बनाते। ठीक है? एजियोट्रोप बनता है या तो पॉजिटिव डेविएशन वालों में या नेगेटिव डेविएशन वालों में। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। तो पहले आते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ओके, ठीक है बच्चों। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की बात करें, ये उनमें एग्जिबिट होता है जिनमें पॉजिटिव डेविएशन हो रही है फ्रॉम राउल्स लॉ। इन सॉल्यूशन showing very large positive deviation from Raoult's law। मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? फाइन। कर्व के थ्रू देखते हैं, बेटर फील आएगी। जस्ट अ सेकंड गाइस। ये है बच्चों, ये मान लो x इक्वल टू 1, मतलब प्योर सॉल्वेंट। ये मान लो x इक्वल टू 0, मतलब एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है गाइस? मतलब प्योर सॉल्यूट। यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट ए, यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट बी। राइट गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। अब नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन में कुछ इस टाइप का कर्व बनता है। अगर ये कर्व कुछ इस टाइप का बन रहा है, फर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक मैक्सिमा आ गया। मतलब मैं ऐसे भी बना सकता हूं एक कर्व, ये पीटी का बना रहा हूं मैं, ठीक है, और एक मैं ऐसा भी बना सकता हूं। इन दोनों में फर्क दिख रहा है ना? इधर यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम, मतलब एक मैक्सिमा अचीव हो रहा है, हाँ है ना? अगर किसी कर्व के अंदर पीटी में मैक्सिमा एग्जिबिट हो रहा है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, मैक्सिमा आ रहा है, तो उस पे यू गेट अ एजियोट्रोप। और इस कॉम्पोजिशन को, ए और बी की, इस कॉम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। कुछ समझ में आया नहीं आया? प्लीज लेट मी नो। मतलब जरूरी नहीं है, आई मीन जरूरी नहीं है भी नहीं कहता मैं, तुम्हारा एक ए और बी का पेयर एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन तब दिखाएगा जब किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे उसका पीटी मैक्सिमम आ रहा है, ग्रेटर देन पी नॉट ए एज वेल एज पी नॉट बी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक मैक्सिमा अचीव हो गया। तो अब ये जो कॉम्पोजिशन है जहां पे एक्स से कुछ है एक्स भी कुछ है, सपोजिंग यहाँ पे एक्स इज 0.6, तो एक्स भी क्या होगा? 0.4। एंड दैट कॉम्पोजिशन इज अ एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। ठीक है? इस पॉइंट पे सॉल्यूशन तो यहाँ पे भी है ए और बी का, बट दैट इज नॉट अ एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन का। एजियोट्रोपिक तब बनता है जब या तो मैक्सिमा आ रहा हो या मिनिमा आ रहा हो। अभी हमने मैक्सिमा का केस देखा है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ बोला था ना, पॉजिटिव डेविएशन ऐसी होती है, हाँ है ना? अब इस कॉम्पोजिशन पे इट विल बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन बॉयल करेगा। और अब इस पॉइंट पे, इस कॉम्पोजिशन पे जो लिक्विड फेज में ए और बी की कॉम्पोजिशन है वही वेपर फेज में है।
क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। अब यहां पे डू यू रियलाइज और नॉट, इस केस के अंदर तुम्हारा इस पॉइंट पे, इस एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी मिनिमम। हाँ या ना भाई? दिस इज द एक तरीके टेम्परेचर राइज रिक्वायर्ड, एक तरीके पी नॉट ए को पी एटमोस्फेयर पहुंचाने के लिए जो तुम्हें टेम्परेचर राइज करना पड़ा, जो हीट सप्लाई करनी पड़ी, दैट विल टेल अस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए। प्योर बी को अगर हमें बॉयल करना है, पी नॉट बी से पी एटमोस्फेयर पहुंचाना है, तो यहां पे तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट गाइस? सो दैट इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। और इस पे क्या आएगा? मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विड टू, या फॉर द सॉल्यूशन टू स्टार्ट बॉइलिंग। इसीलिए हम इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि इसमें तुम्हें मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी सप्लाइड टू मेक द सॉल्यूशन बॉयल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ऑलरेडी इसका प्रेशर काफी हाई है, हमें उसे जस्ट पी एटमोस्फेयर तक पहुंचाना है। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सॉल्यूशन स्टार्ट बॉइलिंग। क्लियर है? दैट इज व्हाई वी कॉल देम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, because minimum heat is required to make it boil, to make the solution boil. कर लिया नोट? नहीं कर लिया? कर लिया? दैट्स गुड। तो मैं लिख देता हूं, at this composition it has higher vapor pressure and lower boiling point than any of the pure components, any of the pure components। ए और बी दोनों के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है बच्चों? द सॉल्यूशन boils at temperature lower than boiling point of pure components। वही चीज लिखिए, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ या ना? अब हर कोई पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला मिक्सचर डजंट फॉर्म एजियोट्रोप। हर एक में एजियोट्रोप नहीं बनेगा। कुछ पॉजिटिव डेविएशन वालों में ऐसी पीक आ जाएगी विच विल गिव अस द एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल और वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर तुम्हारा किस टाइप की डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन बच्चों। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? इसमें मैं बता भी देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल is 0.944 and X of water is 0.056, and that gives us the, this is the azeotropic composition। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। आगे चलें। अब आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दिस वाज मिनिमम बॉइलिंग, लेट अस गो ऑन टू मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी सप्लाइड फॉर द सॉल्यूशन टू स्टार्ट बॉइलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, किसमें एग्जिबिट होगा? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन showing large negative deviation from Raoult's law। ओके गाइस? ठीक है बच्चों? गुड। लेट अस डिस्कस द कर्व।
ये पी नॉट है, ये पी नॉट बी। ये आना चाहिए था लेकिन आया कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आ गया। दिस इज व्हाट यू आर कैटिंग, दिस इज एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ यहाँ तक? क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ पे इट इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि इसको तुम्हें यहां तक ले जाना पड़ेगा टू मेक इट बॉयल। क्लियर है गाइस? सो इट इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। फाइन। तो एट एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन, वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? इज मिनिमम एंड boiling point of solution is maximum। समझ में आया नहीं आया गाइस? एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन का, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, दिस इज 68% by mass and 1 second, remaining is water बच्चों। दिस इज द, तुम्हें याद होगा एसिड प्लस वाटर गिव्स नेगेटिव डेविएशन, वी डिस्कस दैट। ओके बच्चों, गुड, फाइन। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने या नहीं कर लिया? ओके। एजियो, कहाँ चला गया बच्चा? एजियोट्रोप, 1 second बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी 1 second। आ गया। हाँ, एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी separated into its constituents by distillation। Okay, I think we are pretty much done with azeotrophs। Okay, अब आते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे। Let us go on to colligative properties। बच्चों देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है पहले वो समझो। Which depend on amount of solute particles rather than on its chemical properties। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रही है ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट rather than the properties exhibited by that solute।
उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बजाय उसका अमाउंट जितना है उस पर डिपेंड कर रही है कुछ प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन रेदर देन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है? इसमें आती है चार चीजें। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पूरा लिखते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन इन boiling point of solvent, and fourth, osmotic pressure of solution। अभी तुमने इनमें से एक पढ़ रखी है विदाउट नोइंग के पढ़ रखा है, दैट इज फर्स्ट। ओके, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। गेटिंग द आइडिया और नॉट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पे डिपेंड करती है। अब इन सभी प्रॉपर्टीज में एक चीज कॉमन है, वी टेक अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर है? इन सभी केसेस में द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, मतलब इट विल नॉट गो टू वेपर फेज। समझ में आया नहीं आया? गुड। तो चल वी स्टार्ट नाउ। पहले से स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गाइस तुम्हें पता है देयर इज लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो वोलेटाइल सॉल्वेंट में। जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, इनिशियली प्योर सॉल्वेंट था, प्रेशर क्या था? इनिशियली देयर वाज नो सॉल्यूट प्रेजेंट, व्हाट वाज द प्रेशर? P नॉट ए, वेयर ए इज द सॉल्वेंट। हाँ है ना? ठीक है गाइस। अब जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होता जाएगा बच्चों? फाइनली ना कह के इट इज बेटर टू से कि जितना भी सॉल्यूट डाला, सपोज तुमने सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दिया जिसकी वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स भी हो चुका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स से हो चुका है सॉल्यूशन में, देन व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर? पी नॉट ए एक्स ए, इट विल बी सिंपली पी नॉट ए एक्स ए। हाँ है ना, जिसे हम पीए कहते हैं। ये हमारा पीए होता है लेकिन इट इज ऑल्सो पी सॉल्यूशन ओवर हेयर, क्योंकि सॉल्यूट तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा। Now, rather than writing this down as PA, it is better to use the term PT. Total pressure is P naught A axis. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम इसे PA के बजाय PT लिखना इज बेटर, क्योंकि PA अगर तुम लिखते हो तो तुम्हें लगता है PV भी कुछ होना चाहिए, जबकि B इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेपर प्रेशर, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो रेदर देन राइटिंग इट डाउन एज PA मैं इसे PT ही लिखता हूं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। गॉट इट गाइस? अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? ध्यान से सुनो बच्चों, ये होता है डिक्रीज। देखो जैसे जैसे सॉल्यूट डालते आ रहे हो प्रेशर में क्या इफेक्ट आ रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? घटता जा रहा है। सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है और जो प्रेशर टोटल है वो कम होता जा रहा है। मतलब इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ग्राफ कुछ इस टाइप से जा रहा है, मतलब अगर पीबी तो है ही नहीं, मतलब दिस वाज द कर्व, हाँ है ना? तो जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते आओगी ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, हाँ है ना? इनिशियली पी नॉट ए था, जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते गए प्रेशर इस डायरेक्शन में जाने लगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट।
तो मैं क्या बता रहा था, रिलेटिव लोअरिंग इज द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बाय इनिशियल वेपर प्रेशर। इनिशियल वेपर प्रेशर मतलब बिफोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव। गॉट इट गाइस? तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस डाउन एज पी नॉट ए माइनस पी टी। एंड व्हाट वाज द इनिशियल वेपर प्रेशर? पी नॉट ए। ये क्या बन गया, ये बन गया 1 - पी टी बाय पी नॉट ए। प्लीज बताओ समझ में आया नहीं आया? और पी डी बाय पी नॉट ए क्या होता है? अभी देखो गाइस, यहीं पे तो दिखा था तुमने, पी नॉट ए एक्स इज पी टी, तो पी डी बाई पी नॉट ए क्या आ गया, एक्स ए। तो ये बन गया 1 - एक्स, और ये क्या बन गया, एक्स बी। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम डेल्टा पी बाय पी नॉट ए बोलते हैं, जिसे हम क्या ऐसे लिखते हैं, डेल्टा पी बाय पी नॉट। डेल्टा पी तुम समझ गए ना गाइस? डेल्टा पी क्या है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का था। तो हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर आ गया बच्चों, एक्स बी। हाँ या ना? और तुम कहोगे ये तो एन बी बाय एन ए प्लस एन बी बन गया, राइट गाइस? नॉर्मली हम क्या कहते हैं, सुनते आना बच्चों, नॉर्मली हम कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं, ये तो मैंने बता दिया, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हमारी एक हम कंडीशन और रखते हैं कि सॉल्यूट बढ़ेगा, सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करोगे तो जो तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ेगी। ओके गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने क्या लिखा था, अभी मैंने लिखा था इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ इट डिपेंड्स, कि the number of solute particles is increasing, the colligative property is also increasing। मतलब वी नीड अ रिलेशन, ऐसे मान के चलो हमें ये दे रखा है, colligative property is directly proportional to moles of solute। ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया? any colligative property is directly proportional to amount of solute present, directly proportional to amount of solute present। हम कहेंगे यार वो यहां से तो नहीं दिख रहा, यहां से नहीं दिख रहा, दिक्कत कौन दे रहा है, डिनोमिनेटर में एनवी दिक्कत दे रहा है। हाँ या ना? समझ गए? अगर मैं इसे सिंपली एन बी बाय एन ए लिख दूं तो हमारा काम चल जाए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, एन ए इज मच मच मोर देन एन बी, जिसमें ये अप्रोक्सीमेट होके क्या बन जाएगा बच्चों, एन बी बाय एन ए। सॉल्यूशन इज वेरी dilute means Na is very very greater than Nb। ये कंडीशन हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लगा रहे हो। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? समझ गए ना? तो हमारा डेल्टा बी बाई पी नॉट है, वैसे इट इज एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, लेकिन हम उसे इक्वेट कर देते हैं एन बी बाई एन ए के बराबर इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, जो कि हमारा राउल्ट्स लॉ के लिए भी हमने यही करा था। हाँ है ना? ये राउल्ट्स लॉ तो हम यूज करके ये डिराइव कर रहे हैं। सो दिस इज व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अब तुम्हें डाइल्यूट या तो लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन में, आइदर दे विल स्पेसिफाई द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, या फिर उसके बजाय एक और काम भी कर देते हैं लोग, और वो कहेंगे डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर एम। दोनों का मतलब एक ही है। तुम कहोगे सर ये कैसे प्रूव कर रहा है कि हमारा सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट? सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। अगर मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन का डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बीइंग योर वाटर,
अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है, दैट इंडिकेट्स दैट द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट। समझ में आया नहीं आया? तो जब तुम जेई क्वेश्चन देखोगे और बाई चांस तुम्हें उसमें लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, तुम समझ सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन क्या करनी है। तुम Na प्लस एनबी की जगह सिर्फ Na लिख दो। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? प्लीज लेट मी नो। हर एक को क्लियर हो गया? दैट्स ग्रेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने ये चीज? गुड, फाइन। आगे करें। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये था पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। ओके, सेकंड पे आते हैं। दिस वाज ए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेट अस गो ऑन टू बी। पहले एक काम करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, सॉल्यूट बीइंग योर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके गाइस, सॉल्यूट हम कौन सा ले रहे हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो बढ़ता जाए। एंड यू कैन रिलेट टू दैट। कैसे? जो हमने पढ़ा है उसमें तुमने ये तो देखा है, दिस इज द, सॉरी 1 सेकेंड, दिस इज द, मतलब यहां से कहीं ना कहीं यहाँ के बीच में तुम्हारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सॉल्यूशन। ये तो प्योर सॉल्वेंट का होता, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका प्रेशर यहां से यहाँ के बीच में कुछ भी हो सकता है। राइट गाइस? अब तुम देख सकते हो, ए को वेपर बीच में फेंक, मतलब उसका प्रेशर बढ़ा बढ़ा के एटमॉस्फेयर करना वो आसान है या सॉल्यूशन का आसान है? पी नॉट ए को पी एटमॉस्फेयर बनाना आसान है, रेदर देन सॉल्यूशन को पी एटमॉस्फेयर बनाने। पी नॉट ए को पी एटमॉस्फेयर बनाना इज इजी, पीटी को, वेयर पीटी इज लेस देन पी नॉट ए, उसमें मोर हीट हैज टू बी सप्लाइड, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। हाँ है ना? दैट्स गुड। क्लियर हो गई ये चीज? फाइन। तो कमिंग बैक टू वेयर वी वर, पहली चीज, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अ लिक्विड, जो मैंने पहले बोला था मैं उसे लिखवा रहा हूं। अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का मतलब हो गया अंदर वाला प्रेशर, बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। कुछ समझ आया नहीं आया? जब अंदर का प्रेशर बढ़ बढ़ के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, देन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है गाइस? एंड द टेम्परेचर एट विच दिस अकर्स, जिस टेम्परेचर पे ये अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो जाता है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? देखते आओ। लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व। 1 सेकेंड गाइस। ये है, ठीक है बच्चों? ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर। गॉट इट गाइस? ये है टेम्परेचर इन केल्विन। ओके गाइस? ठीक है? अब देखो, हमें पता है कि इनिशियली वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने क्या मान लिया? पी नॉट है, राइट? और तुम टेम्परेचर बढ़ाते आओगे तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हाँ है ना? क्लियर है? सपोजिंग तुम्हारा टेम्परेचर, एग्जांपल ले रहा हूं, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर वाज 0.88, पी नॉट ए वाज 0.88। हाँ है ना? और तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये कुछ इस टाइप से जाएगा। हाँ है ना? मतलब इनिशियली पी नॉट ए वॉज दिस, अभी मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाते गए, प्रेशर बढ़ता गया। ये मैं मान के चल रहा हूं ये था 180।
ये था 180। तो ये टेम्परेचर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ये टेम्परेचर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है गाइस? अगर प्योर सॉल्वेंट लेते हो तो इस टेम्परेचर पे इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, क्योंकि इस टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है किसके बराबर आ गया? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ये जो मैंने कर्व बनाया है किसका बनाया है बच्चों? प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ में आया नहीं आया? अब अगर मैं नहीं आया, मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? बट इट डिपेंड्स तुम्हारा टेम्परेचर के हाथ मतलब बढ़ रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है या कर्व में बढ़ रहा है, यू कैन नॉट टेल। ओके, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, दैट मच इज अंडरस्टूड। उसको स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा उसको अभी भूल जाओ, नॉर्मली नहीं होता। ओके फाइन, गुड। अब ये मान के चलो मैंने सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है? ये तो पी नॉट ए था, पी नॉट ए बढ़ बढ़ के पी एटमोस्फियर कर रहे थे हम, राइट? समझ गए यहां तक? अब हम क्या कहेंगे, अगर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का ये प्रेशर है, अगर उसमें सॉल्यूट भी डाल दूंगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा घटेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यू आर एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डेफिनेटली इट विल बी लेस देन पी नॉट ए। मतलब अगर तुम्हारा सॉल्वेंट ये था तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं यहां पे होगा बच्चों। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? पीटी विल डेफिनेटली बी लेस देन पी नॉट ए। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम कहां पे हिट कर रहा है? यहां पे। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? ये मैंने जो कर्व लिया है ये किसका लिया है बच्चों? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। प्लीज टेल मी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से बताता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। तुम ऐसे मान के चलो, सिंपल टर्म्स है, 80 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर पी नॉट ए वॉज 0.8 एटीएम। ओके बेटा, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? अभी प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। तुम टेम्परेचर बढ़ाते गए और प्रेशर एक्सटर्नल में मान के चल रहा हूं कितना है? 1 एटीएम, राइट? हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, पी नॉट ए बढ़ता गया। ओके, वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। गॉट इट गाइस? समझ में आ गया? तो हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते आओगे तुम्हारा पी नॉट ए बढ़ता जाएगा, और पी नॉट ए जब प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ गया दैट मीन्स लिक्विड हैज स्टार्टेड बॉइलिंग। क्लियर है यहां तक? अभी मैं मान के चल रहा हूं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पी नॉट ए किसके बराबर हो गया? पी एक्सटर्नल के बराबर। मतलब प्योर सॉल्वेंट will boil at what temperature guys? T naught B is 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने उस सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो जहां पे प्रेशर हमारा 0.8 एटीएम था, अब प्रेशर कितना होगा? कम होगा, लेस देन 0.8। मान के चलो अभी हमारा पीटी 0.68। ठीक है बेटा, एट 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब तुम्हें 0.6 को 1 पहुंचाने के लिए 100 डिग्री काम करेगा या 100 से ऊपर ले जाना पड़ेगा? ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो वही मैं बात कर रहा हूं। अब टेम्परेचर मान के चलो 120 डिग्री सेल्सियस पे इट इज बिकमिंग इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ पे जो मैंने ये बकवास करी है उसको यहां से ध्यान से समझो। ये था 0.8, 0.8 को 1 ले जाने के लिए जो टेम्परेचर लगा, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ गए? दिस इज टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। 0.8 को हमने कहां लेके गए? 180 है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब तुमने उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो प्रेशर पहले 0.8 था अब वो प्रेशर कितना हो गया? 0.6। अब 0.6 को 1 एटीएम लेके जाना है, तो जब तुम
जो प्रेशर है वो तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ही टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन वो 180 में उसने कब हिट करा, ज्यादा टेम्परेचर पे। ये हमारा हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई जो मैंने बताया? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ये नीचे की क्रैप में मिटा रहा हूँ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया? तो ये था हमारा, मैं लिख देता हूँ, दिस वॉज टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब समझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. Boiling point of solution is more than boiling point of pure solvent when there is a non-volatile solute present. Clear? Good. और इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी को, डेल्टा टीबी विच इज टीबी माइनस टी नॉट बी. दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कितना इंक्रीज आया बॉइलिंग पॉइंट में? इट इज दैट, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बच्चों समझ में आया नहीं आया? एंड मैंने बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मतलब डेल्टा टीबी विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट. तो देखा गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम. डेल्टा टीबी तुम समझ गए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा टीबी इज elevation in boiling point, which is basically TB minus T naught B. Elevation in boiling point. This is TB minus T naught B. Got it? KB is a constant. इसे बोलते हैं मोलल, या मैं इसको ऐसे बोलता हूं, मोलल मत लिखो इसे. इट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. बॉइलिंग पॉइंट elevation constant. There's another term for it, ebullioscopic constant. Okay, clear है guys? And what is M? M is the molality of solute in solution. अच्छा बच्चों, एक और चीज यहाँ पे, एक चीज तुमने शायद नोटिस ना करी हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका हो रहा है? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का. जो बॉइलिंग, मतलब आइडिया इज, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट जो था वो किसका बढ़ा? एक तरीके से सॉल्यूशन का. हाँ है ना? मतलब यहाँ पे जो टी नॉट बी हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? टी नॉट बी जो है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है गाइस? सॉल्वेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्यूशन का. कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ? ठीक है. तो यहां पे जो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. जो हम के बी लेंगे दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. मतलब जैसे अगर तुम, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, NaCl इन वाटर लिया, तो तुम्हें केबी जो दिया होगा वो किसका दे रखा होगा? वाटर का. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? केबी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. सपोजिंग तुम्हारे पास, मैं कहता हूं इथेनॉल प्लस वाटर है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एंड आई एम अज्यूमिंग इट इज नॉन वॉलेटाइल. वैसे ही वॉलेटाइल होता है. आइडिया बीइंग, मैं यहां पे पूछ रहा हूं अगर ये 0.9 है मोल फ्रैक्शन और ये 0.1 है, तो इसमें तुम्हारा केबी जो होगा वो किसका लोगे तुम? इथेनॉल का या वाटर का? इथेनॉल का. और अगर कुछ नहीं दे रखा और वाटर हम मान के चल रहे हैं एक्सेस में, तो हम केबी किसका लेंगे? वाटर का. ये क्वेश्चन जे एडवांस में आ रखा है लॉन्ग 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 टाइम बैक. बच्चों ने डायरेक्टली क्या कर दिया, दोनों वैल्यूज दे रखी थी, केबी ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज केबी ऑफ सॉल्वेंट. और जो नॉर्मली हमारा सॉल्वेंट होता है वाटर, वो उसमें क्या था? सॉल्यूट. समझ गए?
क्लियर हो गई ये चीज? गुड, ग्रेट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो के भी हम लेंगे वो किसका लेंगे? सॉल्वेंट का गाइस। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अच्छा, केबी की यूनिट्स क्या होंगी बच्चों? मुझे बताओ, डेल्टा टीबी की यूनिट्स क्या होंगी? केल्विन। और केल्विन बाय मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होती है बच्चों, जरा बताना मुझे। मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होती है? मोल पर केजी। तो दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। मतलब तुम ऐसे देखो ना, टी विल बी इक्वल टू केबी इंटू मोल पर केजी। राइट गाइस? तो केबी की यूनिट्स क्या आ गई? केबी की यूनिट्स क्या आ गई बच्चों? इट विल बी केल्विन केजी मोल इनवर्स। जस्ट सो यू नो। ठीक है गाइस? दैट्स ग्रेट। आगे चलें। पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, केबी का एक फॉर्मूला भी होता है खतरनाक। इट इज, सुनते आना बच्चों, आर आर टीबी स्क्वायर। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? वेयर टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं जो टीबी ले रहा हूँ, ये केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट बताया था ना मैंने, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो टीबी है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको ऊपर वाले टीबी से रिलेट मत करना। दिस इज एक्चुअली टी नॉट बी, आई शुड बी राइटिंग ओवर हियर टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे जो मैंने टीबी लिखा है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लिख देता हूं। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, जो तुमने किसमें पढ़ा था बच्चों? स्टेट्स ऑफ मैटर में। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है? दैट इज मोलल एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके? एंड Ma is the molar mass of solvent. Ma is the molar mass of solvent. ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सो फार इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये होता है हमारा। अच्छा गाइस, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय Ma, क्या मैं इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख सकता हूं? लेटेंट हीट यही तो होता है। इट इज इन यूनिट्स पर यूनिट मास। जो उसमें होता है, जो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय में है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी लिख सकते हैं। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एल वी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, जस्ट वन सेकेंड गाइस, एक चीज और देखो। ये जो है हमारा, इस हिसाब से तो केबी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी स्क्वायर। सुनते आओ बच्चों, केबी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी स्क्वायर। देखा गया कि तुम्हारा केबी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी। क्यों? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी is almost constant. That's why this is almost constant. Remember that. तो हमारा एक जो टर्म है, डेल्टा एच वेपराइजेशन और टीबी,
दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, इसीलिए हमारा केबी इज प्रोपोर्शनल टू टीबी रेदर देन टीबी स्क्वायर। क्लियर है गाइस? समझ गए? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर एनी सॉल्वेंट टेकन। ठीक है गाइस? समझ गए? दैट्स गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां तक समझ गए? तो तुम्हें दिख रहा है केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी रेदर देन टीबी स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, ये क्या बन जाएगा हमारा? मैं 1 सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया था? यहाँ पे मैंने सॉलिड टू लिक्विड बोला था या लिक्विड टू गैस बोला था? माय बैड, लिक्विड टू गैस, पता नहीं दिमाग में क्यों हो गया। डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय एम, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू वेपर। ओके, किसी ने बोला भी नहीं कि सर, नहीं नहीं, समझ गए गाइस? लिक्विड टू गैस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, फ्यूजन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं बच्चे। समझ गए गाइस? वेपराइजेशन इज लिक्विड टू गैस। ओके, फाइन, गुड। बच्चों तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज याद आ रही है? डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर स्टेट चेंज। हम इसे क्या कहते हैं? अगर लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी क्या हो जाता है? जीरो। और यहां से हमारा डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब एट एट दिस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, क्या मैं इसे डेल्टा एस वेपराइजेशन नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं या नहीं बच्चों? तुम्हें याद आ रहा होगा, ये हमने डिस्कस किया था कि जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी जीरो। डेल्टा जी जीरो पुट कर दिया, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच को जीरो पुट कर दिया। यहां से डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस वेपराइजेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। ये मैं मिटा रहा हूं इसकी, ये क्वेश्चन भी जेई में आ रखा है। उन्होंने एक्सप्रेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन के बजाय डेल्टा एस वेपराइजेशन की टर्म्स में लिख रखा था। ओके, क्लियर सो फार हर एक को? गुड, ग्रेट। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने या नहीं कर लिया? अब यहां पे जो हमने फॉर्मूला देखा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी एम, मोलैलिटी में हम क्या करेंगे? एनबी बाय मास ऑफ सॉल्वेंट एंड वी विल कन्वर्ट इट टू केजी गाइस। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यही तो होता है। मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लिया है, इसलिए मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, सो दैट वी गेट द मास इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आने के लिए। समझ में आया नहीं आएगा? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहां पे भी तुम्हें दिख रहा है दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ाते आओगे उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर हो गई ये चीज? तो बस यही फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, डेल्टा टीबी इज के बी एम। ट्रक्स यही है। जो अदरवाइज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो मैं तुम्हें दे चुका हूं, जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी बिफोर द नेक्स्ट क्लास। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? गुड, ग्रेट। तो मुझे एक बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं, अगर तुम्हारे पास वाटर पड़ा है एंड वी आर गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास ऑफ solute and solvent, of different solutes and solvent, and given solvent. ओके, सपोजिंग एक मैंने ले लिया यूरिया इन वाटर, दूसरा मैंने ले लिया ग्लूकोज इन वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किस में होगा?
मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किस केस में ज्यादा होगा, ए में या बी में? क्यों? समथिंग एल्स? गाइस रेस्पॉन्ड विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पता है क्या होता है? फॉर्मूला पता है क्या होता है? राइट, यूरिया इज NH2CO NH2। ग्लूकोज तुम्हें पता ही है, C6H12O6। हमने मास ऑफ सॉल्यूट सेम रखा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी सेम रखा, हाँ है ना? तो अब हमारा क्या चीज हमारी, व्हाट विल डिसाइड कि डेल्टा टीबी किसका ज्यादा होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिसाइड करेगा। मास ऑफ सॉल्यूट सेम है, मतलब इसको तुम ऐसे लिखो ना, दिस इज GA/MA, GB/MB, सॉरी। हमने जीबी फिक्स कर दिया, GA फिक्स कर दिया। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका डेल्टा टीबी कम, मतलब उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा। मतलब इन दोनों ही केसेस में, सुनते आओ, लेट मी रिपीट, इन दोनों ही केसेस के अंदर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन दैट ऑफ वाटर। पहली चीज, क्योंकि तुमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है वोलेटाइल सॉल्वेंट में, इन दोनों ही केसेस में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन T0 बी। पहली चीज। अब हम दोनों का टीबी कंपेयर करना चाह रहे हैं कि टीबी किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका टीबी ज्यादा, मतलब एलिवेशन जो राइज आया, जिसका राइज ज्यादा आया उसका फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट है, नया बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी ज्यादा ही होगा। अब हम कहेंगे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, इसका कितना होता है बच्चों? 180। दैट्स करेक्ट। तो किसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? यूरिया वाले का ज्यादा होगा। दैट्स ग्रेट। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? पहले वाले केस के अंदर देयर विल बी मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हेंस मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। आगे चले। गुड। थर्ड, सी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल एक्चुअली बी लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्ट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा था बच्चों? एलिवेशन। क्लियर? ग्रेट। सो लेट अस गो ऑन टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, हाँ है ना? जैसे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, एज ए फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस? सॉलिड और लिक्विड आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, राइट, एट फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज पॉसिबल if they have, only if they have, only if they have same vapor pressure। कुछ समझ आया मैंने अभी जो बोला? मतलब एट फ्रीजिंग पॉइंट योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर है बच्चों? अ सॉल्यूशन विल फ्रीज, मैं लिख देता हूं, अ सॉल्यूशन will freeze when its vapor pressure becomes equal to vapor pressure of pure solid solvent। Okay guys, let us have a look at the curve। कर्व से बेटर फील आएगी एक्चुअली। देखो बेटा, सॉलिड्स का वेपर प्रेशर होता है काफी कम, हाँ है ना? क्योंकि वो वेपर फेज में जाएंगे ही नहीं, जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ये था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। ये क्या बनाया है मैंने कर्व, किस चीज का बनाया है? वेपर प्रेशर ऑफ
सॉलिड सॉल्वेंट, यहां पे मैंने वेपर प्रेशर रखा, यहां पे मैंने टेम्परेचर रखा बच्चों। अच्छा guys, एक चीज और, यार टेम्परेचर में केल्विन वैल्यू या सेल्सियस वैल्यू कुछ फर्क पड़ता है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखो, वही तुम डेल्टा टी भी यूज कर रहे हो, इट विल मेक नो डिफरेंस वेदर यू टेक द टेम्परेचर इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो ये जो हमारा है, ये हमारा सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की बात करो। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमारा प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट मतलब नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट, उसका जब टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होएगा। जब तुम प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। हमें बताया टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, घटाने से घटता है। तो योर, ये हमारा कम होता जा रहा है किसका? लिक्विड सॉल्वेंट का, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा किसका हो गया? ये सॉलिड सॉल्वेंट का था, ये किसका था? लिक्विड सॉल्वेंट का। और जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? अब अगर लिक्विड सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये है, तो सॉल्यूशन का क्या होगा? इसके ऊपर लाया करेगा या नीचे लाया करेगा उसका वेपर प्रेशर? अगर प्योर सॉल्वेंट का ये है, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, कहीं ना कहीं यहां पे लाया कर रहा होगा, हाँ या ना? मतलब इफ सॉल्वेंट इज ओवर हियर, सॉल्यूशन विल बी समवेयर ओवर हियर, हाँ या ना? अब तुम उसका टेम्परेचर कम करो, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, उसका वेपर प्रेशर। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बच्ची, हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर किस टेम्परेचर पे हो रहा है? इस टेम्परेचर पे, हाँ या ना? दिस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। समझ आया नहीं आया? ये वो टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes equal to vapor pressure of solid solvent. So this is your freezing point of solution, and this is delta TF, depression in freezing point. ये क्या आ गया बच्चों? डेल्टा TF, हाँ या ना? अब प्लीज, हमें क्या चाहिए? वी जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड। तो TF माइनस T0F मत करना, वो वैल्यू नेगेटिव दे देगा। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन ओवर हेयर। डेल्टा TF है बड़ा माइनस छोटा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो हमने सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन कर दिया टू गेट द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ या ना? समझ गए? क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। अब डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इक्वेट करोगे, यू विल हैव डेल्टा TF इक्वल टू KF है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ओके, लेट अस हैव अ लुक एट द टर्म्स यूज। डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें हम बड़ा माइनस छोटा करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एम हो गया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और हमारा KF क्या हो गया? KF इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसका भी एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों।
के एफ की यूनिट्स क्या होंगी? के एफ विल बी केल्विन, केजी, मोल इन। सेम। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है हर एक को? दैट्स ग्रेट। और के एफ को हम लिखेंगे, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, अगेन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो के एफ इज गिवन एज आर टी एफ स्क्वायर बाय डेल्टा एच फ्यूजन बाय एम ए इंटू 1000। क्लियर है गाइस? या फिर हम इसे लिख सकते हैं आर टी एफ स्क्वायर बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू 1000। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ पे एज concluded before, this is molar mass of solvent. TF is freezing point of solvent. Delta H fusion is molar enthalpy of fusion of solvent. R हमारा अगेन गैस कांस्टेंट, और LF is latent heat of fusion. The heat required to convert unit mass of solid to liquid. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस, ये बताओ मुझे। हर एक को क्लियर है? दैट्स ग्रेट। तो अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बताता हूं मैं। अगेन सेम अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। पहला यूरिया, दूसरा ग्लूकोज, और तीसरा मैंने ले लिया प्योर वाटर, मतलब नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट। मुझे बताओ बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, या सबसे कम किसका होगा? सबसे कम बताओ, सबसे कम किसका होगा? बच्चों एक चीज याद रखना, तुम कहोगे सर मोलैलिटी जिसकी ज्यादा, मतलब जिसका मोल के मास कम उसकी मोलैलिटी ज्यादा। मोलैलिटी ज्यादा मतलब डेल्टा टी एफ ज्यादा। अब अगर मैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है कि फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, और दूसरा बनता है फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है। दोनों का आंसर अलग अलग होगा, ऑपोजिट होगा इनफैक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर मैं कहता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, किसका है? क्यों? मोलैलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? यूरिया एंड ग्लूकोज आर द सॉल्यूट, उनका सेम मास लिया है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसकी मोलैलिटी ज्यादा, मतलब उसका डेल्टा टी एफ ज्यादा। मुझे बताओ मोलैलिटी 1 2 3 में सबसे ज्यादा किसकी है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट वाटर, इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पे क्या लिया है मैंने बच्चों? वाटर। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसकी है? 1 2 3। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसकी है? वाटर में तो जीरो है भाई, सॉल्यूट है ही नहीं, प्योर वाटर है, देयर इज नो सॉल्यूट प्रेजेंट। मतलब मोलैलिटी अगर तुम सोचोगे प्योर वाटर के अंदर, मोलैलिटी विल बी जीरो, प्योर सॉल्यूट है, प्योर सॉल्वेंट है, सॉरी। समझ गए गाइस? देयर इज नो सॉल्यूट प्रेजेंट।
अब ग्लूकोज और यूरिया में ज्यादा किसका होगा? यूरिया का मोल ज्यादा होंगे। फॉर सेम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड ग्लूकोज, मोल्स यूरिया में ज्यादा होंगे, उससे कम ग्लूकोज में होंगे, सबसे कम प्योर वाटर में होंगे, 0। अब मुझे बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? यूरिया का, कि जिसकी मोलैलिटी ज्यादा, उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा, एंड डेल्टा टीएफ वाज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं पूछ रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट? वाटर का सबसे ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि 1 और 2 के अंदर तो डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट विल बी टी नॉट एफ, इनका फ्रीजिंग पॉइंट विल बी टी एफ, एंड टी एफ विल डेफिनेटली बी लेस देन टी नॉट एफ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? और इनमें भी हमारा यूरिया का टीएफ ज्यादा होगा या ग्लूकोज का? यूरिया का टीएफ ज्यादा होगा या ग्लूकोज का टीएफ ज्यादा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया एंड ग्लूकोज, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है? जिसका डिप्रेशन कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। भाई फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कर रहे हो, जितना कम डिप्रेशन उतना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? मतलब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टी नॉट एफ, ये टी नॉट एफ था, सॉरी, ये टी नॉट एफ था प्योर वाटर का। यूरिया के केस में इतना डिक्रीज आया, ग्लूकोज के केस में इतना डिक्रीज आया। ये जो मैंने लाइन लेंथ जो बनाई है एरो की, दैट इज टेलिंग अस डेल्टा टीएफ। अब ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा टीएफ किसका है? प्योर वाटर। फिर किसका है? ग्लूकोज। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? यूरिया। ये क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत कर जाते हैं जल्दी में। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा झंझट नहीं आ रहा था, क्योंकि एलिवेशन जिसका ज्यादा उसका टीबी ज्यादा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसमें एलिवेशन ज्यादा हो रहा है उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर मैं कह रहा हूँ डेल्टा टीबी इज 10, एक का डेल्टा टीबी इज 5, तो ऑब्वियस सी बात है जिनका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका टीबी भी ज्यादा आने वाला है। समझ गए? यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑपोजिट जा रहा है। डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, जितना सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, उतना तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या लेस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि डिप्रेशन कम है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू, एक्सेप्ट कि मैंने कुछ चीजें फास्ट बोल दी, अदरवाइज यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट? हर एक को क्लियर होगी ना ये चीज? जितना सॉल्यूट की अमाउंट कम उतना फ्रीजिंग पॉइंट, बताओ, जितना सॉल्यूट की अमाउंट कम उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम या ज्यादा? ज्यादा। करेक्ट। जितना सॉल्यूट की अमाउंट भी हम किस में देख रहे हैं बच्चों? मोल्स में। जितनी सॉल्यूट की अमाउंट कम उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम, उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू नाउ गाइस। हाँ या ना? बोलो गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज क्या था बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है गाइस, एंड ऑस्मोसिस भी करेंगे हम, स्टडी करेंगे। पहली चीज बच्चों, देयर इज समथिंग नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देयर इज समथिंग नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट, और ये तो थे हमारे क्या, दीज वर नेचुरल, ये दोनों थे नेचुरल। और इट कैन बी सेलो
फिन विच इज सिंथेटिक। अभी मैंने ये नहीं बताया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करता क्या है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? देखो बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तुमने दोनों साइड में सॉल्यूशन रख दिए, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट एक साइड से दूसरी साइड हो सकता है बट नॉट सॉल्यूट। हम मान के चल रहे होते हैं सॉल्वेंट का साइज इज स्मॉलर, सॉल्यूट का साइज इज बिगर। तो सॉल्वेंट को मूव करने देता है बट नॉट सॉल्यूट का। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हम मॉलिक्यूल का साइज देख रहे हैं। छोटा मॉलिक्यूल विल पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो बड़ा मॉलिक्यूल है इट विल नॉट पास। एंड वी अज्यूम एसओ इज कंसीडर्ड स्मॉल, एंड जो भी हमने सॉल्यूट डाल दिया है दैट इज कंसीडर्ड बिगर इन साइज। गाइस मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, बड़ी अच्छी चीज है। हाँ बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि ये सॉल्वेंट को तो मूव करने देते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड बट नॉट सॉल्यूट। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ग्रेट। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती हैं, जैसे मैंने बताया था, नेचुरल एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। ठीक है बच्चों? क्लियर है हर एक को? गुड। उसके एग्जाम्पल देखने हैं तो मेरे को लिखवाने की जरूरत है या तुम एनसीईआरटी खोल के देख लोगे? लिखवाता हूँ। ओके, वन सेकेंड गाइस। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। वन such membrane is film of gelatinous precipitate of cupric ferrocyanide। ये क्या है? ये है Cu, वन सेकेंड, Cu2FeCN6, that is cupric ferrocyanide। ओके बच्चों, टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। एक नेचुरल, जो कि मैं बता चुका हूं, पिग्स ब्लैडर। आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैं बता चुका हूं। आर्टिफिशियल का थोड़ा और डिस्कस करते हैं। एंड सेकंड, आर्टिफिशियल। ओके। आर्टिफिशियल में क्या आता है? एग्जाम्पल, करते आना नोट। सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ठीक है? रुक जाओ बच्चों। सिलिकेट्स ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल हो गया। दैट्स एनफ, इतना ही रखते हैं हम, और जरूरत नहीं है। फाइन। अब आते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। बच्चों ऑस्मोसिस आई गेस
तुमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन आई विल जस्ट रिकैप इट क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। ऑस्मोसिस के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे क्लैरिटी एकदम से आ जाएगी। ये लिया मैंने, ये क्या है बच्चों बीच में? सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट है। गाइस मूवमेंट किसका हो सकता है? सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ओके गाइस। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब क्योंकि मूवमेंट सॉल्वेंट का हो सकता है, सॉल्वेंट अपने हाई से लो पे जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? सॉल्वेंट का मूवमेंट अलाउड है, सॉल्यूट का तो अलाउड ही नहीं है। सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम इट्स हाई टू इट्स लो, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा? राइट टू लेफ्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। तो हाई, सॉल्वेंट का हाई किस साइड में है? इस साइड में। तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? गुड। फिर लोगों ने कहा नहीं, हमें चाहिए आंसर इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मूवमेंट, अभी जो हमने कहा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स हाई टू इट्स लो, राइट? अगर हम सॉल्यूट के टर्म्स में देखें तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? जीरो। और यहाँ पे कुछ सी मोलर है। गेटिंग द आइडिया ना? ये सी जो कंसंट्रेशन है किसकी है? सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो सॉल्यूट के टर्म्स में सोचा जाए तो देयर बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट था, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज गोइंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, एंड इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, इट इज गोइंग फ्रॉम इट्स हाई टू इट्स लो। सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट हाई टू सॉल्वेंट लो है, या सॉल्यूट के टर्म्स में सोचा जाए तो लो टू हाई जा रहा है। सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मैं कह रहा हूं सॉल्वेंट का मूवमेंट इज फ्रॉम सॉल्वेंट हाई टू सॉल्वेंट लो। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं इसका मूवमेंट इज फ्रॉम सॉल्यूट लो टू सॉल्यूट हाई। क्लियर हो गया? पक्का? गुड। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। क्लियर है बच्चों? सॉल्वेंट हाई टू सॉल्वेंट लो। It is from solution from less concentrated to a high concentration of solution. अगर हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ओके गाइस। अगर हम कह रहे हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ऑफ सॉल्यूशन बोलें तो सॉल्यूशन का मतलब वही है, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सॉल्यूशन लो टू सॉल्यूशन हाई की तरफ सॉल्वेंट जाता है, समझ गए? सॉल्यूशन अगर मैं लिख रहा हूं, आई मीन सॉल्यूट इन सॉल्यूशन का। प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट? अब अगर मैं अगर मैं ये सेम केस लिया है, सॉल्यूशन यहां पे सॉल्वेंट,
ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। दिस इज ऑस्मोसिस, दिस इज ऑस्मोसिस। अब हमने कहा हम ऑस्मोसिस नहीं होने देंगे, हम ऑस्मोसिस नहीं होने देंगे। कैसे? मूवमेंट किस साइड से किस साइड हो रही थी? राइट टू लेफ्ट। हमने कहा हम होने नहीं देंगे, हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, पी प्रेशर लगाएंगे, ताकि सॉल्वेंट मूव ना कर सके फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। जस्ट इतना ही प्रेशर लगाओ अगर तुम, कि सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए, तो उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, दोनों साइड नहीं, मतलब यहां से यहां मूव नहीं कर पाएगा। अगर तुमने पी इक्वल टू पाई, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, या ऑन, ऐसे देखो, हाई कंसंट्रेशन साइड। हाई कंसंट्रेशन किसका? ऑफ सॉल्यूट, टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? समझ गए गाइस? दैट्स गुड। ओके। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर मैं दोनों तरफ सॉल्यूशन उठा लेता, दोनों तरफ सॉल्यूशन उठा लेता, रेदर देन एक तरफ सॉल्यूशन एक तरफ सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 0.1 मोलर है, यहाँ पे 0.2 मोलर है, तो किस साइड फ्लो होगा? सोच के बताओ। इट विल बी लेफ्ट टू राइट गाइस। यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है। दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मूवमेंट अपने हाई से अपने लो, या फिर सॉल्यूशन के टर्म में सोचा जाए तो लो टू हाई। मैंने ये तो लिखा था, लो टू हाई ऑफ सॉल्यूशन। ये जो कंसंट्रेशन मैंने लिखी थी 0.2 0.1, दिस वाज ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? या सॉल्यूट इन सॉल्यूशन टू बी एग्जैक्ट। और इसमें लो टू हाई जा रहा होता है। क्लियर है गाइस? मतलब जरूरी नहीं है कि तुम एक साइड प्योर सॉल्वेंट ही लो, तुम दोनों साइड सॉल्यूशन ले सकते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो जो मूवमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम सॉल्यूशन लो टू सॉल्यूशन हाई। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी फ्रॉम सॉल्यूशन लो टू सॉल्यूशन हाई बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ गए? और इसीलिए ये चीज ना हो, इसलिए मैंने यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बजाय, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बजाय, आई हैव रिटन हाई कंसंट्रेशन। मतलब अगर ये 0.1 मोलर है, ये 0.2 मोलर है, तो किस साइड में प्रेशर लगाना पड़ेगा तुम्हें? 0.2 वाली साइड में लगाना पड़ेगा। सॉल्वेंट इधर मूव करना चाहेगा, तो हम इधर प्रेशर अप्लाई करेंगे टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट गाइस। वही मैंने लिखा है, इट विल बी द प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। इस साइड सॉल्वेंट का मूवमेंट होने से रोक दिया। समझ में आया नहीं आया? हर एक को क्लियर है? ना ना ना, ये 3.14 नहीं है, ये एक टर्म हमने बना दी फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्लियर है बेटा? मतलब ये पाया सिंबल हमने यूज कर लिया मैथ्स का, बट अदरवाइज इट इज प्रेशर की यूनिट। इट माइट बी ऑफ मर्करी, इट माइट बी एटमोस्फियर। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। अरे शांति बच्चों, क्लियर हो गया हर एक को? गुड, ग्रेट। और एक और चीज बच्चों, जब हम इतनी बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर मैं प्रेशर लगाता हूं तो क्या होगा? तो नाउ सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट
टू सॉल्वेंट हाई। समझ गए? या फिर मैं क्या कह सकता हूं, और वी कैन से सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब अगर मैं यहां पे ये 0.1 मोलर लिया, ये 0.05 मोलर लिया, पहले वो बताओ तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगाना पड़ेगा वो कहाँ लगाना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सॉल्वेंट की मूवमेंट इधर होना चाहिए। राइट गाइस, लो टू हाई जाने की कोशिश करता है। अब मैंने पी ग्रेटर देन पाई लगा दिया तो सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ होगी? हाई टू लो। यही लिखा है मैंने, सॉल्यूशन हाई टू सॉल्यूशन लो, सॉल्यूशन हाई टू सॉल्यूशन लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। तो अब ये जो है, इससे तुम रियलाइज करो हो क्या रहा है। मान के चलो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ही ले रहा हूं, दोनों तरफ सॉल्यूशन लेने के, आई एम टेकिंग एक साइड प्योर सॉल्वेंट और एक साइड सॉल्यूशन। अगर मैं पी ग्रेटर देन पाई लगाऊंगा तो एक तरफ प्योर वाटर विल बी गेटिंग कलेक्टेड, और यहां पे सॉल्यूट की अमाउंट वही रहेगी, लेकिन सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यही तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है जो आरओज में यूज होता है। समझ में आया नहीं आया? हमने प्रेशर ग्रेटर देन पाई लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट कलेक्ट होता जा रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारा सॉल्यूट उतना ही रहा, सॉल्वेंट की अमाउंट धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है विच इज यूज्ड इन आरओ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं। एफ मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ osmosis can be reversed by applying P greater than pi on solution side. Okay, this results in solvent flowing from solution side, from solution to pure solvent. This is reverse osmosis. This is reverse osmosis. Okay बच्चों, क्लियर है गाइस? It is used. It is used in water purification. It is used in water purification and desalination of seawater. Got it guys? बताओ हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? गुड, ग्रेट, ऑल राइट। अब मैं क्या बता रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT, वेयर सी इज द, पहले एक काम करता हूं मैं, वो बनाता हूं अगेन, लेट मी मेक द सेम डायग्राम जो मैं 2 बार बना चुका हूं, तीसरी बार बना रहा हूं। यहां पे C मोलर है, यहां पे
प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब सी, प्योर सॉल्वेंट मतलब सी क्या, जीरो। ऑस्मोटिक प्रेशर कहां लगाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। ओके, सो दिस इज एक्चुअली सी माइनस जीरो आर टी। अगर यहां पे C1 C2 होता तो इट वुड हैव बीन C1 माइनस C2 आर टी। और मैं अज्यूम कर रहा हूं C1 ग्रेटर देन C2। अगर C2 ग्रेटर देन C1 है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 आर टी। वी नीड अ पॉजिटिव वैल्यू गाइस। ओके, क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को, दैट्स ग्रेट। ओके, कर लिया नोट। अब यहाँ पे जो C है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पाई इक्वल टू सी आर टी, वो तो हमने वेरिएशंस देख ली उसके कि क्या क्या चेंज करने पे क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। लेट मी टॉक अबाउट पाई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे C किस में होगा बच्चों, मोल पर लीटर, दैट इज मोलैरिटी। अभी तुम देखोगे जो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसमें कौन सी कंसंट्रेशन की यूनिट आ रही थी, मोल फ्रैक्शन, डेल्टा बी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, वहां पे हम मोल फ्रैक्शन देख रहे थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम मोलैलिटी देख रहे थे, यहाँ पे हम मोलैरिटी देख रहे हैं। समझ गए गाइस, आर गैस कांस्टेंट वही होगा बच्चों, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। लेकिन यूनिट्स बच्चों, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां बताता हूं पाई किस में लोगे, पाई विल बी टेकन इन एटमॉस्फेयर। ओके गाइस, ये एटमॉस्फेयर में, सुनते आना बच्चों, ये हमने किस में लिया, एटमॉस्फेयर में। सी हमने किस में लिया बच्चों, मोल पर लीटर में। आर की वैल्यू क्या उठाओगे बच्चों तुम, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, तुमने प्रेशर लिया एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लिया लीटर में, तो आर क्या होता था, 0.0821। रिमेंबर गाइस, आर की वैल्यू तुम कोई और मत उठा लेना प्लीज, कोई और यूनिट दे भी दे तब भी हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेयर में। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बजाय एमएम में दे रखा है, विल कन्वर्ट इट टू एटमॉस्फेयर एंड विल यूज द वैल्यू 0.0821। ज्यादा से ज्यादा 0.083 ले सकते हैं अगर प्रेशर हमें बार में दे रखा है, दैट्स इट, नो अदर वैल्यू। समझ गए गाइस। और टेम्परेचर इज टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, आई थिंक सो। ये वैन ऑफ इक्वेशन है, इसे बोलते हैं वैन ऑफ इक्वेशन। ओके गाइस, क्लियर है या नहीं यहां तक, बताओ मुझे। गुड, ग्रेट, कर लिया नोट हर एक ने, फाइन। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां से तुम देख सकते हो पाई इक्वल टू सी को मैं लिख सकता हूँ एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आर टी। तुम्हें दिख रहा है एनवी बढ़ेगा पाई बढ़ेगा, मोर इज द moles of solute present in solution, more will be the osmotic pressure that has to be applied on the solution side। solution side में हम लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं प्रेशर, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट दूसरी तरफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन साइड में वी आर अप्लाइंग प्रेशर। गॉट इट। तो जितना ज्यादा तुम्हारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे सॉल्यूशन साइड में, उतना हाई तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना, क्लियर है गाइस, गुड। अब एक और चीज देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर on mixing of two solutions। ओके गाइस, तुम ऐसे देखो पाई हमारा क्या था, एन बी बाई वी आर डी, हाँ है ना बच्चों। अब तुमने दो सॉल्यूशन मिक्स करे, सॉल्यूशन वन हैड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन, कंसंट्रेशन वाज C1। ओके, C1 कंसंट्रेशन के जाए मैं लेट मी टेक
वॉल्यूम वाज V1। फिर हमने सॉल्यूशन 2 लिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर वाज पाई 2 और उसकी वॉल्यूम V2 थी। ठीक है बच्चों, मतलब एक बार तुमने C1 - 0 RD किया, मतलब प्योर सॉल्वेंट को किसके साथ रखा, प्योर सॉल्वेंट को किसके साथ रखा, सॉल्यूशन 1 के साथ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आया वो क्या आया, पाई 1। अब पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन की तुमने कितनी वॉल्यूम ली, V1। और दूसरा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर वाज पाई 2 व्हेन कनेक्टेड टू प्योर सॉल्वेंट, व्हेन कनेक्टेड टू प्योर सॉल्वेंट जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 था और वॉल्यूम V2 थी, इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स कर दिया। व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द न्यू सॉल्यूशन formed by mixing solution 1 and solution 2? Mix solution 1 and 2. Okay guys, तो उसमें हम क्या कहेंगे, आर डी तो वैसे ही कांस्टेंट है, मैं मान के चल रहा हूं दोनों ही केसेस में आर डी सेम है, राइट। आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, टी को हमने सेम मान लिया। क्या मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में एड अप हो जाएंगे व्हेन यू मिक्स द टू सॉल्यूशंस? मोल्स टोटल विल बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, राइट गाइस। मतलब पहले वाले में सॉल्यूशन 1 में यू ऐड NB1, सॉल्यूशन में यू ऐड NB2, एंड इन द फाइनल सॉल्यूशन यू विल हैव NB1 प्लस NB2। और NBRT क्या होता है, पाई इंटू V, ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू V। तो मैं कहूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इंटू V1, ये किसको, ये क्या वैल्यू दे रहा है, N1RT। गॉट इट गाइस। और ऐसे मान लो N1 है, RT तो कांस्टेंट है, ठीक है ना गाइस, प्लस पाई 2 V2, ये क्या देगा, N2 विल बी इक्वल टू पाई नेट इंटू वॉल्यूम नेट V1 प्लस V2। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर गाइस, कि पाई इंटू वी फाइनली क्या देगा, पाई इंटू वी ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस क्या देगा, दिस विल गिव अस द नेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ है ना बच्चों, दिस विल गिव अस व्हाट, ये राइट हैंड साइड क्या दे रहा है, नेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 1 and 2। गॉट इट। तो यहां से पाई नेट क्या आ गया, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 बाय V1 प्लस V2। इसके ऊपर भी जेई में क्वेश्चन आ रखा है, समझ में आया या नहीं आया, मतलब किसी बच्चों को डाउट यहां तक, गुड ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट इसी का पार्ट, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं गाइस, सुनो, मोलैलिटी और मोलैरिटी, एक जगह क्या यूज आ रहा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ रहा था, मोलैलिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या आ रहा है, मोलैरिटी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि हमारा बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, राइट। एक में हम क्या ले रहे हैं, मोलैलिटी क्या होता है, NB बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब जी लिखा है लेकिन केजी, ओके, फाइंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दूसरे वाले में हम क्या ले रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सपोजिंग तुम्हें लिक्विड दे रखा है वाटर, ओके बच्चों सुनते आना, लिक्विड दे रखा है वाटर, फाइन। और ये जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे हैं ये किन के लिए सीखे हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि बहुत डाइल्यूट है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है अगर मैं इसको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूं जिसको मैं सॉल्वेंट वाटर मान के चल रहा हूं, ये क्या दे देगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन दे देगा नहीं दे देगा। और मैंने अभी बोला था कि सॉल्यूशन इज मोस्टली सॉल्वेंट। तो आइडिया इज कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम मोलैलिटी और मोलैरिटी को इक्वेट कर दें। इफ यू आर गिवन समथिंग लाइक दिस वी कैन इक्वेट मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी। समझ में आया नहीं आया, क्लियर टू एवरीबॉडी।
हम यहाँ पे दो अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं ये। हाँ, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें, यहाँ पे हमने दो चीजें ली हैं। एक वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है ना गाइस, और एक सॉल्वेंट। इसमें हमने क्या अज्यूम किया है, वाटर। दो assumptions है हमारी, मतलब ये वाटर के लिए केस में चलेगा, क्योंकि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट उठा लेंगे। क्लियर है गाइस। और ये हमें क्या देगा, ये डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन, और हम कहेंगे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही पड़ा है सारा सा ऑलमोस्ट, तो वही हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आ गया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? सो द क्रक्स बीइंग, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस m can be equated to, small m can be equated to capital M. For very dilute aqueous solutions, m equal to m, या m almost equal to m. समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस। यहाँ पे जितनी भी हमने स्टैटिस्टिकल पढ़ी थी ना, उसको रोनते हुए चले गए हम। ठीक है ना गाइस? गुड। हाँ, ऐसे ही काम कर रहे होते हैं हम। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल है बच्चों, सुनते आना। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, पहले मैं आइसोटोनिक बता दूं क्योंकि वो आसानी से हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये वो होते हैं विच हैव गॉट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, विच हैव गॉट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो अगर टेम्परेचर सेम है, दीज आर दोज सब्सटेंसेस जिसमें कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। The concentration of solute is same in both the solutions if T is same. अगर T डिफरेंट है तो हम कहेंगे C1T1 इक्वल टू C2T2। T सेम तो C1 इक्वल टू C2। और बाई चांस मास ऑफ सॉल्यूशन भी सेम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी सेम, तो N1 इक्वल टू N2। समझ गए? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो गई जहां पे पाई 1 इक्वल टू पाई 2, या फिर हम कह सकते हैं C1T1 इक्वल टू C2T2। इफ T is same we will equate C1 equal to C2, and if amount of solution is also same, we'll simply equate N1 equal to N2। समझ में आ गया? Where N1 and N2 are the moles of solute in the different solution, जो हमने दो कंपेयर कर रहे हैं। समझ गए? मैं आया नहीं आया? C1T1 equal to C2T2 or C1 equal to C2 if T is same, and we can say N1 equal to N2 if volume of solution या मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो कि मास में, फिर मैं इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन मतलब वो मान के चल रहा हूँ दैट इज द सॉल्यूशन इज मोस्टली वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम, तो हम N1 इक्वल टू N2 कर देंगे, वेयर N1 एंड N2 आर व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द टू सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं, जैसे ऐसे मान के चलो तुमने लिया सेल, सेल इज अ, सेल में मोस्टली वाटर होता है, हाँ है ना, और इसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। इस सेल को हमने किस में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइपरटोनिक का मतलब यहां पे अगर C है, ये C1 है, C1 इज ग्रेटर देन C, दैट इज व्हाट वी मीन बाय हाइपरटोनिक, हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन द सेल। समझ गए? अब मुझे बताओ, सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, राइट? और ये C1 और C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये जैसे ऐसे मान के लो, ये 0.1 है, ये 0.2 मोलर है, तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, सेल से बाहर जाएगा। सॉल्वेंट विल मूव आउटवर्ड,
solvent moves out of cell. तो सेल क्या कर गया बच्चों? श्रिंक. सेल shrinks in hypertonic solution. Got it? क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सेल जिसकी कंसंट्रेशन सी मोलर थी उसको मैंने रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक मतलब यहां पे C1 इज लेस देन सी. तो कहां से कहां जाएगा सॉल्वेंट? सॉल्वेंट विल मूव इनटू सेल. सेल swells up. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब सुनो. पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट हैव, मतलब वहां पे क्या होगा बच्चों? पीपल टेकिंग इन लॉट ऑफ सॉल्ट एक्सपीरियंस, मैं पहले लिख दूं, एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन. इन टिश्यू सेल्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. यहां पे अभी कौन सा ऑस्मोसिस चल रहा है बच्चों? हाइपर या हाइपो? बंदा की बॉडी के अंदर ज्यादा सॉल्यूट है या बाहर ज्यादा है? अंदर सॉल्यूट ज्यादा है. तो क्या होगा बच्चों? हाइपो आ गया ना बच्चों. अंदर बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो क्या होगा गाइस? क्या होगा? अंदर चला जाएगा सॉल्वेंट, हाँ है ना? सॉल्वेंट विल मूव इनवर्ड. दिस रिजल्टिंग पफिनेस और swelling is called edema. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इनफैक्ट तुम्हारे जैसे कोई सब्सटेंस है जैसे अचार टाइप, पिकल, उसमें हम, तुम्हें पता ही होगा, उसमें हम क्या करते हैं? वी टेक लॉट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया यहां पे आ गए और ये हो गया पिकल. ओके. यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, पिकल में कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बैक्टीरिया इज योर सेल मान लो एक तरीके से. क्या होगा बच्चों? पिकल में तुमने यू टेक अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन. तो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर तो कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज्यादा है. क्या होगा? बैक्टीरिया से वाटर बाहर निकल जाएगा. बैक्टीरिया डिहाइड्रेटेड हो गया, मर गया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बैक्टीरिया के बॉडी में से वाटर बाहर निकल गया एंड इट इज डेड. तो प्रिजर्वेशन के लिए वी यूज दिस थिंग कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उठा लो जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? दैट्स गुड. हाँ बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? दैट्स गुड. अच्छा, एक नॉर्मल चीज मैं पूछ रहा हूं.
अगर मैं यूरिया इन वाटर लेता हूं, ओके, और मैं लेता हूं से NaCl इन वाटर, और मैं लेता हूं ब्लड, नहीं ब्लड, ब्लड इज मोस्टली वाटर, मोस्टली इट इज वाटर ओनली। मैं ये पूछ रहा हूं इनमें तीनों में क्या केबी या केएफ सेम होगा? NaCl इन वाटर, यूरिया इन वाटर एंड ब्लड, क्या इन तीनों के केस में केबी या केएफ सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्यों? मैंने ये बताया था केबी एंड केएफ आर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तीनों में केएफ या केबी विल बी सेम, चाहे तुम ब्लड में केएफ केबी देखो, चाहे तुम यूरिया इन वाटर में देखो, या फिर तुम NaCl इन वाटर देखो। केबी या केएफ, ये केबी देखोगे इन तीनों का केबी सेम होगा, केएफ देखोगे इन तीनों का केएफ सेम होगा, बिकॉज द सॉल्वेंट इज वाटर एंड केएफ केबी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इज एवरीबody क्लियर विद दिस? दैट्स गुड, ग्रेट। गाइस वन मोर थिंग इज लेफ्ट। मैं कह रहा हूं मैंने लिया यूरिया, ग्लूकोज, इन दोनों के सॉल्यूशन, और तीसरा लिया प्योर वाटर। मास ऑफ सॉल्यूट सेम, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम, सेम मतलब नॉट सेम, ये दोनों बराबर नहीं, सेम इन 3 केसेस। ओके, क्लियर है गाइस? मतलब जो मास यूरिया का मैंने यहां लिया वही ग्लूकोज का यहां पे लिया, और यहां पे तो है ही नहीं। ठीक है ना गाइस? जो वाटर का अमाउंट यहां पे है वही वाटर का अमाउंट यहां पे है, वही वाटर का अमाउंट यहां पे। क्लियर है गाइस? मेरे को पूछना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्यों? अब यहां पे एक चीज तुम अज्यूम करके चलना, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब NB बाय NA प्लस NB नहीं करेंगे हम NB बाय NA करेंगे। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब NB सबसे ज्यादा किसमें है? यूरिया में। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा? यूरिया वाले में। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसका होगा? प्योर वाटर का, क्योंकि ये भी तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? यूरिया वाले में। तो सबसे कम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? यूरिया में। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? प्योर वाटर का। समझ में आया नहीं आया? मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उनका अलग चल रहा होता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर उनका अलग चल रहा होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज काइंड ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, एज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 then 2 then 3, and pressure of solution 3 then 2 then 1। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अरे को क्लियर हो गया? जल्दी क्लियर हो गया बच्चों?